संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2023 को शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर उद्योगपतियों से लेकर आम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या होने वाला है खास, ये बड़ा सवाल है। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो बजट अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्त योजना होती है। दरअसल इसके जरिए यह तय करने की कोशिश की जाती है कि सरकार अपने राजस्व की तुलना में खर्चे को किस हद तक बढ़ा सकती है। पूरे देश की निगाहें आम बजट पर टिकी हुई हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबको आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में शिक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। कई बड़ी घोषणाएं भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं। ये तो कयास है, लेकिन छात्रों के मन में क्या है, सुनिए। संसद का सत्र 31 जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कैसा बजट इस बार आएगा, ये सवाल बना हुआ है। तो ये जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में, जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ छात्र हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कैसा बजट आना चाहिए और क्या उम्मीदें वो लगा रहे हैं, किस तरीके से बजट को देख रहे हैं, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं आयुष नाम्बियर हूँ। मैं सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब जो शिक्षा का जो हमारा हर साल का बजट आता है, 2014 से अगर आप देखें तो हर साल, चाहे वो मेडिकल और एजुकेशन दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जितने इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे एम्स हो, एजुकेशन हो, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को इतना बूस्ट किया जा रहा है। एंड मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस साल भी जो बजट आएगा वो उसी एक ग्राफ को ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाला बजट होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात होती है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु आज की डेट में 3 ऐसे हब बन गए हैं जहाँ पे सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का पूरा जोरदार तरीके से सरकार काम कर रही है, बजट दे रही है। और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छा। आप देखिए हंसराज कॉलेज है, यहाँ पे आप देखेंगे एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। अब तो हम ये भी पढ़े हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी जो योगदान है, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे आईवी लीग कॉलेजेस हैं बाहर के, यूएस से, यूके के जितने भी, उनको इंडिया में लेके आने की बात हो रही है। सो इंडिया विल बिकम, एंड इट इज़ माई फेथ एंड आई थिंक द स्टूडेंट्स विद मी विल हैव द एब्सोल्यूट फेथ दैट इंडिया विल बिकम एन एजुकेशन हब फॉर द वर्ल्ड। विश्व गुरु बनने का जो एक साधन है, वो हम हिंदुस्तान बनेंगे। देखिए, जिस तरीके से हम पिछले अगर बजट पर नज़र डालें तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट शिक्षा के क्षेत्र पे पास किया गया था। इस बार क्या उम्मीदें आप लगा रहे हैं, कितना बजट होना चाहिए और किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में देश आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमारा एक डेटा है ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद आता है कॉलेज लेवल, और हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जितना भी यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे कितने हैं बताइए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या उन्होंने कुछ सीखा? सो जो हमारा एक रूरल लेवल पे जो डेवलपमेंट है इन द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर एक बहुत ग्रोथ की तरफ देखा जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। उसके अलावा एक और बहुत खास बात जो हमारे इस बार आएगी, वो है इम्प्रूवाइजिंग द स्टाफ। जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टीचिंग स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर उनको वर्ल्ड लेवल की विश्व गुरु बनने का, जिस तरह मैंने बोला, उसी लेवल पे उनको ट्रेन किया जाएगा, ताकि आगे का जो युवा क्षेत्र है, हमारा युवा शक्ति है, उसको सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट, आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा आता है, ये एजुकेशन सेक्टर से बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। और आप मानेंगे नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि अनएम्प्लॉयबल लोग ही नहीं है आज की डेट में। हमारे जो यूथ इज़ नॉट ट्रेंड टू डू द जॉब्स, तो उस पर भी काम किया जाएगा। आपको क्या लगता है जो पेश होने वाला है संसद में बजट, उससे कितनी उम्मीद आप लगा रहे हैं, कैसा बजट होना चाहिए? इस बार का बजट जो है वो बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे काम करने, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें काफ़ी ये अच्छा है कि उसमें ना प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी स्टूडेंट को। जो पहले था थियोरेटिकल नॉलेज मिलती थी और फॉरेन में जाके डायरेक्ट मास्टर्स नहीं कर सकते थे, डबल मास्टर्स करनी पड़ती थी। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ आई है। और ना ATL लैब्स हो गई, रोबोटिक्स लैब हो गई, ये ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए, इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जो कि जैसे, और रूरल एरिया पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, तो बजट से क्या उम्मीदें आप लगा रहे हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या क्या उम्मीदें आपको हैं शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी देश की मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में बजट आ रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ बजट आ रहे हैं, और शिक्षा के स्तर पे दिन प्रतिदिन एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है जो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी। अगर ये मेरा वीडियो या मेरी क्लिप आपके न्यूज़ के माध्यम से किसी भी उस पदाधिकारी के पास पहुंचती है तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि इस समय जो भी हमारे रूरल एरिया से, जो हमारे ग्रामीण एरिया से जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको एक सबसे बड़ा स्लो पॉइजन के रूप में दिया जा रहा है कोचिंग्स का दिया जा रहा है। आप मुखर्जी नगर निकल जाइए, आप देखेंगे जिस तरह से बिजली के तार एक दूसरे के ऊपर लटक रहे हैं उसी तरह कोचिंग्स के बोर्ड भी एक दूसरे के ऊपर लटक रहे हैं, और उनकी कोई भी एक बाउंडेशन नहीं है। कोचिंग की कोई भी एक बाउंडेशन नहीं है। जितना भी धन उगाही का एकमात्र स्रोत है कोचिंग के रूप में स्लो पॉइजन बच्चों को दिया जा रहा है। कुछ बच्चे आते हैं, यूपीएससी करना है, उनको क्लैट करना है, अपने अरमान को, अपने सपने को आंखों में पिरोए रहते हैं। शायद सबके माता पिता इतने कैपेबल नहीं होंगे कि वो ध्येय में और दृष्टि में अपने बच्चों को भेज पाएं यूपीएससी क्लियर करने के लिए, तो अपने सपने को अपने आंखों में दबाए रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में वो आंसू लेकर और वापस निराश हताश होकर वापस घर आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि आप सुधार के साथ साथ एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि इन कोचिंग सेंटर पर भी विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। जितने भी कोचिंग सेंटर हैं इसमें एक अलग से क्राइटेरिया या एक अलग से सेशन होना चाहिए कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं या हमारे जो दिल्ली लोकल के प्रॉपर के बच्चे हैं जो कैपेबल नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो भी कोचिंग जाकर कोचिंग ग्रहण कर सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें और हमारे देश की उन्नति में अपना अमूल्य सहयोग दे सकें। जिस तरीके से अब हम थोड़ा अगर नज़र डालें तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है और देशों के मुकाबले पहले से तेज़ी से बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था सुधार हो रहा है, लेकिन और देशों के मुकाबले अभी काफ़ी पीछे है। तो क्या सजेशन, आप अपने बिहाफ से क्या सजेशन देना चाहें? सबसे पहले तो जो आपने कहा कि हमारे अन्य देश के मुकाबले हमारे भारत देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो काफ़ी नीचे है, लेकिन सुधार हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमने शुरुआत तो की, क्योंकि हमें राह मिले न मिले ये तो अलग बात है, मंजिल में हमें राह मिले ना मिले ये तो अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये बहुत गलत बात है। हम कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आज नहीं, कुछ टाइम जरूर लगेगा लेकिन हमको राह मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको कोचिंग सेंटर्स के बारे में बताया, तो कोचिंग सेंटर्स पे विशेष तौर पे ध्यान देना ही होगा। जितने भी हमारे इस क्लिप को जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग देखेंगे उनसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ महात्मा हंसराज की धरती से कि आप कोचिंग सेंटर पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर से हैं, जिनका परिवार कैपेबल नहीं है कि वो किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में, किसी भी बड़े कोचिंग संस्था में उनको पढ़ा सके। उनके लिए भी स्कॉलरशिप की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर सरकार इस छोटे छोटे मुद्दे पर ध्यान देती है तो निश्चित तौर पर, जिस तरह से आपने बताया, हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, तो वो दिन दूर नहीं कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया ही कहा जाएगा और पूरे विश्व में इसका एक अलग परचम लहराएगा। जिस तरह से हर क्षेत्र में भारत का एक बच्चा जाता है और अपना नाम रोशन करता है, उस तरह से शिक्षा जगत में भी भारत के एक छोटे से कस्बे से, छोटे से गांव से, छोटे से शहर से, छोटे से मोहल्ले से बच्चा जाएगा और पूरे विश्व के पटल पर तिरंगा को लहराएगा और गर्व से हम कह सकेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। मेरे साथ जामे मिलिया इस्लामिया के छात्र मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर पेश होने वाले बजट में इनको क्या उम्मीदें हैं और क्या उम्मीदें वो वित्त मंत्री से लगा रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम फैजुल्ला अंसारी है। कहाँ आप कौन से कोर्स, आप मतलब कौन से स्टूडेंट? आप मास कॉम में स्टूडेंट है हम लोग। मास कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। तो जिस तरीके से 1 फरवरी को बजट पेश होगा, तो इस बजट से क्या उम्मीदें आप लगा रहे हैं? हम इस बजट से उम्मीदें ये लगा रहे हैं कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा जो पहले जीडीपी का 3% दिया जाता था उसको बढ़ा के शायद ये 4-5% करें, ताकि और भी लोग शिक्षा के दायरे में आए। बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते इस देश में, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते हैं कि निर्मला सीतारमण से हमारी यही उम्मीदें हैं कि वो थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में बजट के विकसित करें ऐसा, ताकि और भी लोग इसके अंदर में आए। कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ आनी चाहिए, कुछ नए जो टेक्निकल नॉलेजेस हैं, जैसे लाइक आधुनिकरण के लिए जो नॉलेजेस रिक्वायर्ड है, जो कोर्सेज है, वो उन कोर्सेज को भी लाया जाए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ऐसे कोर्सेज से लाए जाएँ जिनकी वजह से हम लाइक कि बाकी मुल्कों के बराबरी में आके खड़े हो जाएँ। तो 1 फरवरी को बजट पेश होगा, उम्मीद है यकीनन आपको वित्त मंत्री से हैं कि पहले से बेहतर बजट होगा। हमारे साथ और छात्र भी हैं, इनसे भी जानेंगे। तो आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद अल्ताफ़।
तो जैसे यहाँ पर हमारे भाई ने इस बारे में बोला, तो देखिए अगर एक कंट्री को किसी भी चीज़ को रेवोल्यूशनाइज़ करना है तो सबसे पहले वहाँ के एजुकेशन सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज़ करना चाहिए। अब वो चीज़ तभी होगी जब उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगी, जब गवर्नमेंट वैसे वैसी पॉलिसीज़ बनाएगी। अब सबसे जो बेसिक चीज़ है दैट्स मनी, राइट, दैट्स बजट। तो बजट में भी वो डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खुले, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स पहुँचे, जाओ जहाँ जो भी प्लेस है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, तो हर जगह हर कोने तक ये पहुँचे। जैसे लाइक डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट हर जगह पे पहुँच रही है लोकल लेवल पे, तो वैसे ये भी है। तो उसके लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी जो GDP भी है 3 to 6 जो ये बोल रहे हैं, तो ये सब ज़रूरी है। तो जिस तरीके से अब बजट पेश हो जाएगा, उम्मीद है आपको भी काफ़ी हैं। जो पिछले साल के बजट पर अगर हम नज़र डालें तो अच्छा खासा बजट, करीब 1 लाख करोड़ बजट पेश किया गया था। इस बार क्या लगता है इससे ज़्यादा बजट पेश होगा? देखिए उम्मीद तो कर सकते हो, बजट में आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें आती है, तो उसमें एजुकेशन इज़ वन पार्ट ऑफ इट। बट हाँ, ऑफ कोर्स एज ए स्टूडेंट्स वी विल एक्सपेक्ट इट टू बी ग्रेटर दैन लास्ट टाइम, ऑफ कोर्स। और छात्र भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं जामिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मुझे इस वजह से ख़ासकर ये एक्सपेक्टेशन है कि जामिया का फ़ंड जो है बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। मैं इस बजट में ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि जामिया का फ़ंड जो है थोड़ा इंक्रीज़ किया जाएगा, क्योंकि जामिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा, इसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। और इसके अलावा यही हालत जो है AMU की भी है, वहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूँगा कि इसका फ़ंड जो है थोड़ा इन्हेंस किया जाए। तो जिस तरीके से आप बजट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़, पिछला बजट हमने देखा 1 लाख करोड़ पहुंच गया है, लेकिन वो GDP का भी 3% है। तो क्या लगता है अब इस बार क्या पहले से बेहतर बजट की उम्मीद आप लगा रहे हैं? जी, बेहतर होना चाहिए, लेकिन उसमें खासकर जैसा कि मैंने कहा, जामिया और जो और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे जो है माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इन पे ध्यान कम दे रही है, जिस वजह से जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। अभी हम जामिया में पढ़ रहे हैं, यहाँ का हॉस्टल जो है काफ़ी टाइम से नहीं खुला है, ड्यू टू जो है ये फ़ंड के इशू की वजह से जामिया का हॉस्टल नहीं खुल रहा है और इसके लिए बच्चों ने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था, लेकिन अब भी वही हालात है, अभी तक इसका हॉस्टल खुला नहीं है। उम्मीदें क्या हैं? क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं? क्या आपकी जो आप चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि बढ़ना चाहिए, क्या उम्मीद है बढ़ेगा? जी, उम्मीद तो गवर्नमेंट से यही है, बाकी उनकी मर्जी है। मेरी तो यही गुजारिश है कि इसका जो है फ़ंड इंक्रीज़ किया जाए जामिया का। मैंने अब तक जितने भी साल यहाँ गुजारे उसमें मैंने ये महसूस किया है कि जितने भी नए स्टूडेंट यहाँ आते हैं उन्हें हॉस्टल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरा वित्त मंत्री से ये अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड इस एजुकेशन सेक्टर में लगाएं, ताकि जितने हॉस्टल्स हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वीक कंडीशंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो रहने में। जितने कैंटीन्स चल रहे हैं उसकी जो भी फ़ीस है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इतना ज़्यादा फ़ीस पे करने में स्टूडेंट्स को। जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश में, चाहे वो दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर और बनारस में है, अलीगढ़ में है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स के और कैंटीन्स की फ़ीस को भी कम करना ज़रूरी है। इससे मेरा अनुरोध यही है वित्त मंत्री से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड यहाँ दें, 3% के बजाय और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि बहुत बेहतर हो हम स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या उम्मीदें क्या हैं? आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्या बढ़ेगा? उम्मीदें आपकी क्या हैं? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री से कि वो ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि स्टूडेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए, किस तरह से उन्हें अपने घर से मंगाने पड़ते हैं। और भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या स्टूडेंट हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ रात में या किसी भी तरह छुट्टियों के दिन पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि वो हॉस्टल्स के और कैंटीन्स के इन सब का फ़ीस सबमिट कर पाएँ। तो ऐसे में वित्त मंत्री को भी इन चीज़ों की खबर होगी और वो हमारे जितने भी बजट है उसमें इजाफा करेंगे जितना एजुकेशन सेक्टर में पहले था उसके मुकाबले। बजट को लेकर छात्रों की राय तो आपने सुन ली, अब एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। एजुकेशन सेक्टर को बहुत उम्मीदें इस बजट से, क्योंकि पहले 2 बजट जो हैं वो कोरोना की वजह से जो है उतने बढ़िया बजट नहीं हो पाए। अब कोरोना से क्योंकि देश की रिकवरी हुई है, टैक्स कलेक्शन भी हाई है, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन सेक्टर को बहुत उम्मीदें हैं
और मेरा ये पर्सनल व्यू है कि वो उम्मीदें पूरी भी होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर पे बहुत आउटले आएगा, क्योंकि आज की तारीख में एजुकेशन और टैलेंट के कारण ही आईटी और बीपीओ में हिंदुस्तान की इज्जत दुनिया भर में है, और सर्विसेज में हमारी जीडीपी का बहुत मेजर कंपोनेंट है। आईटी और बीपीओ हम एक्सपोर्ट करते हैं और हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में उसकी वजह से इज्जत है। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री साहब के बहुत अच्छे थीम है। प्रधानमंत्री साहब यूथ की ग्रोथ चाहते हैं, स्किल इंडिया ऑलरेडी चल रहा है, कौशल विकास ऑलरेडी चल रहा है देश में। तो ऐसे में नई यूनिवर्सिटीज़, नए कॉलेज, एजुकेशन के लिए मेजर फंडिंग होगी। और मेरा पर्सनली ये मानना है, एजुकेशन पे जितना भी खर्चा सरकार करती है वो खर्चा ना होकर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एजुकेशन पे कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो कल को हमारा यूथ उससे कहीं ज़्यादा कमाएगा, अपने परिवार के लिए, देश को भी टैक्स देगा, देश को फॉरेक्स भी देगा। तो एजुकेशन के ऊपर मेजर आउटले, क्योंकि इस बार जो है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के पास, क्योंकि कोरोना से हम निकल आए हैं, थोड़ा पैसा होगा सरकार के पास, तो एजुकेशन पे मेजर आउटले होने की जो है मुझे संभावना लगती है। सरकार ने साल 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए 1,04,227 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वहीं साल 2021 और 22 के लिए सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए 93,224 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था। हालांकि इसमें संशोधन करके 5,223 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई थी। भारत में करीब 15 लाख स्कूल, 95 लाख शिक्षक और 26.5 करोड़ छात्र हैं। सन 1947 में भारत की कुल 19% आबादी ही साक्षर थी। वर्तमान समय में आज़ादी के 75 साल बाद यह आंकड़ा 80% तक पहुंच गया है। यानी आज वर्तमान में 80% आबादी भारत में साक्षर है। भारत जब आजाद हुआ तो कुल 19% आबादी साक्षर थी, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भारत में साक्षर लोगों की संख्या 80% है। आजादी के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। शिक्षा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के मामले में नॉर्वे पहले नंबर पर है। नॉर्वे अपनी जीडीपी का 6% से ज्यादा खर्च करता है। हालांकि बच्चों को पढ़ाने और उनका होमवर्क कराने में वक्त देने के मामले में भारत पहले नंबर पर है, लेकिन भारत अपनी जीडीपी का करीब 3% हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च करता है, जिसकी वजह से भारत दुनिया भर में शिक्षा पर खर्च करने वाले देशों में 136वें स्थान पर है। हालांकि केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति लाई है। नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का 6% खर्च करने का सुझाव भी दिया गया है। वहीं पिछले बजट में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर कुछ जरूरी ऐलान किए गए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार के बजट में भी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, नई शिक्षा नीति की अभी डिटेल्स धीरे धीरे आनी है, बट नई शिक्षा नीति काफ़ी प्रैक्टिकल होगी, काफ़ी बढ़िया होगी और हिंदुस्तान को तरक्की के एक नए आयाम की तरफ ले जाएगी। नई शिक्षा नीति में कई जो पीछे कमियां रह गई थी उनको कमियों को दूर किया जाएगा और साथ ही साथ उसे बड़ा प्रैक्टिकल बनाया जाएगा ताकि यूथ को ग्रोथ हो सके। देखिए, आज दुनिया हिंदुस्तान के बारे में क्या कह रही है? दुनिया हिंदुस्तान के बारे में ये कह रही है कि 2035 तक हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये आकाशंदल या आकाशंदल.in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है 2027 तक 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का हिंदुस्तान का अनुमान की बात कही जा रही है। तो इसमें शिक्षा का, कौशल विकास का, स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आज शिक्षा की वजह से, स्किल्स की वजह से हम इतना आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति मेरे हिसाब से इसमें बहुत प्रैक्टिकल साबित होगी और बहुत इसके रिजल्ट आए। आइए नजर डालते हैं बजट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ। देश का पहला बजट आर.के. चेट्टी ने पेश किया था। आर.के. चेट्टी के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पहला संयुक्त भारत बजट पेश किया। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। पी चिदम्बरम ने 9, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया। मनमोहन सिंह और टी.टी. कृष्णाचारी ने 6 बार बजट पेश किया। 2016 तक भारत में फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश होता था।
साल 2017 में अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था। कांग्रेस सरकार ने बजट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपने की परंपरा शुरू की। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का साल 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा बजट भाषण था। 1999 से पहले तक आम बजट शाम 5 बजे पेश होता था। 1999 में जसवंत सिंह ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया। वित्त मंत्री बजट दस्तावेजों को पहले ब्रीफकेस में लेकर आते थे। निर्मला सीतारमण 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज लेकर आई थी। टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हुए साल 2020 में पेपरलेस बजट की शुरुआत हुई। 2020 में निर्मला सीतारमण ने टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह अंतिम बजट है। आम आदमी यानी मिडिल क्लास को हर बार की तरह इस बार भी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन वित्त मंत्री का पिटारा खुलेगा तभी पता चलेगा किसको क्या मिला है। तो 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हमने छात्रों से बात की, हमने विशेषज्ञों से भी बात की कि आखिर उन्हें बजट से क्या उम्मीदें हैं। शिक्षकों से लेकर जानकारों का यही कहना है कि इस बार का बजट पहले से बेहतर होगा और शिक्षा क्षेत्र में भारत इतिहास रचेगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ अजहार अंसारी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।